नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आज खास खबर में बात होगी कैसा हो कायाकल्प। इन दिनों उत्तराखंड में आपदा के बाद आप लगातार सियासतदानों से एक बात सुन रहे होंगे, कायाकल्प शब्द को दूसरे शब्दों में, दूसरे मायनों में सुन रहे होंगे। पुनर्निर्माण, पुनर्विस्थापन, ये तमाम चीजों के बारे में आप सुन रहे होंगे। लेकिन अगर पहाड़ों का विकास होना है, वहां पुनर्स्थापन होना है, वहां पुनर्निर्माण होना है, उसको दोबारा से संवारा जाना है, तो वो किस लाइन पे, किस लकीर पे और किस ब्लूप्रिंट के साथ होना है, इस पर आज हम चर्चा रखेंगे। सरकार को कुछ हिदायत देंगे, कुछ राय देंगे, एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा। लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं कि सरकार जिस विकास की लकीर पर चलने के लिए पैसे केंद्र सरकार से मंगा रही है, मोटी रकमें मंगा रही है, अनुदान मंगा रही है, और कई स्वयंसेवी संस्थाएं जिस तरीके से पैसे भेज रही है, उस पैसे का सही इस्तेमाल सही मायनों में तब होगा जब सही लकीर पर चलकर पहाड़ों का विकास सही मॉडल में हो। आइए देखते हैं। उत्तराखंड में आपदा आने के बाद ये बहस बड़ी शिद्दत के साथ चल रही है कि अब उत्तराखंड को पुनर्निर्माण की जरूरत है। उत्तराखंड के कई इलाके पूरी तरह से फना हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के वो इलाके जो आपदा से ग्रस्त हैं, वो लगभग 40 साल पीछे चले गए हैं। सरकार के हाल फिलहाल के फैसले इस बात को साबित तो नहीं कर सके कि उसके पास कोई खास ब्लूप्रिंट है पुनर्निर्माण का। हाँ, हाल ही में एक कमेटी जरूर बनाई गई जिसका नाम है पुनर्वास और पुनर्निर्माण समिति, जिसमें कुछ ताकतवर चर्चित नौकरशाहों के अलावा कोई जनप्रतिनिधि नहीं। तो आखिर जो बात लंबे अरसे से की जा रही है कि उत्तराखंड के नौकरशाह यहाँ के विकास के मॉडल को सही मायनों में समझ नहीं पा रहे, वो फिर से एक बार सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल लगातार उत्तराखंड को दोबारा खड़ा करने के लिए बजट की बातें की जा रही हैं। केंद्र सरकार से धन मांगा जा रहा है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं मदद को हाथ आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन इस पैसे का सही इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार के पास ऐसी क्या लाइन या ब्लूप्रिंट है जिस पर वो इस पुनर्निर्माण की नींव रखे? क्योंकि जो कुछ मिट चुका है, क्या उसकी हूबहू नकल को ही सरकार खड़ा करने की तैयारी कर रही है? और क्या सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत महज टूटी ही सड़कों, पुलों, भवनों को ही है, या फिर इससे कहीं बढ़कर राज्य के नीति नियंताओं के कागजों पर बन रही नीतियों को भी ठोका पीटी की जरूरत है? वो योजनाएं जो पहाड़ के लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी और उनकी तरफदारी कितनी होनी चाहिए, ये अब तय करने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क। तो चलिए, वक्त आ गया है कि पुनर्निर्माण आखिर हो कैसा और किसका हो। पुनर्निर्माण क्या सड़कों का हो, पुल का हो, भवनों का हो जो जर्जर हैं, टूट गए हैं, स्कूलों का हो, या फिर पुनर्निर्माण की जो परिभाषा है उनसे हमें दोबारा गढ़ना होगा, उसको दोबारा परिभाषित करना होगा। पुनर्निर्माण कैसा हो, इसके लिए और कहां कहां पुनर्निर्माण हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक समिति बनाई गई है। लेकिन इस समिति के बनते ही ऐसा लग रहा है कि यह सबसे ताकतवर समिति होगी और इसके ऊपर बैठा दिया गया एक नौकरशाह जिसे सबसे ताकतवर बना दिया गया। सबसे चर्चित नौकरशाहों में से एक वो है। आइए देखते हैं। सरकार ये कहते नहीं थक रही कि आपदा के बाद फिर से उत्तराखंड को संवारा जाएगा और इन पुनर्निर्माण कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष अवस्थापना विकास आयुक्त होंगे। इस पद पर राज्य के चर्चित आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश शर्मा तैनात हैं। प्रमुख सचिव वित्त के रूप में राकेश शर्मा ही समिति के दूसरे सदस्य भी हैं। तीसरे सदस्य प्रमुख सचिव नियोजन है। इस पद पर रामास्वामी तैनात हैं। वित्त विभाग के 2 अपर सचिवों को भी प्रमुख सचिव वित्त यानी राकेश शर्मा द्वारा नामित किया जाना है। छठा सदस्य जिस विभाग के मामले इस समिति के सामने आएंगे उसके प्रमुख सचिव होंगे। अंतिम सदस्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव होंगे। इस पद पर आसीन है आईएएस अधिकारी भास्करानंद, वो भी प्रमुख सचिव राकेश शर्मा के वित्त विभाग के सचिव हैं। भास्करानंद को वित्त विभाग इस समिति के संबंधित शासनादेश के जारी होने के साथ ही मिला है। यानी 7 सदस्यों में से 5 सदस्य राज्य के सबसे ताकतवर नौकरशाह अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश शर्मा के अधीन विभागों के हैं। अब इसे वन मैन टीम कहा जाए तो बेहतर होगा। अभी कुछ दिन पहले ही प्रमुख सचिव वित्त का पद ईमानदार और कड़क माने जाने वाले अधिकारी राधा रतूड़ी से लेकर राकेश शर्मा को दे दिया गया था। यानी जो उत्तराखंड को संवारने और फिर से बसाने वाली जो कमेटी है वो एक आईएएस अधिकारी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आपको समझाते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है आखिर वो कितनी ताकतवर है। इस कमेटी को 5 करोड़ तक की परियोजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार होगा और इसके लिए किसी विभाग से किसी भी तरह की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। आम दिनों में अगर इस तरह की स्वीकृति लेनी हो तो संबंधित विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति और वित्त विभाग से वित्त स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन अब ऐसे कामों की फाइल किसी दूसरे विभाग से होकर नहीं गुजरेगी।
अब सीधे तौर पर समिति इस पर सहमति बनाकर इसे पास कर देगी। इतना ही नहीं, 22 अगस्त को आए एक शासनादेश ने इस समिति को सूबे की सबसे ताकतवर समिति भी बना दिया है। इस समिति को सारे विभागों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए शासन के सारे विभागों की शक्तियां मिल गई हैं। इसके अलावा समिति अपने आवश्यकता के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन का प्रबंधन या आकस्मिक निधि से भी धन निकाल सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर ये समिति किसी भी विभाग के किसी भी मद से कोई भी धनराशि निकाल सकती है। देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कमेटी इतनी शक्तिशाली है कि इसके पास सारे विभागों के अधिकार आ जाते हैं किसी भी 5 करोड़ तक के बजट की किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नौकरशाह के अधीन ये कमेटी दिखाई दे रही है। जो इसका ढांचा बनाया गया है, जिस तरीके की 22 अगस्त को जो जियो आया है, उस जियो ने इसको अपार शक्तियां इस समिति को दे दी। सवाल एक ये भी उठता है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि इस समिति में होना चाहिए था या नहीं। इस सवाल पर एक बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, पुनर्निर्माण की परिभाषा भी गढ़ेंगे और क्या नीतियों में भी पुनर्निर्माण की जरूरत है इस पर, लेकिन ब्रेक के बाद। समाचार। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। संवेदना